हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, इस सीरीज में हम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको सॉल्व करवा रहे हैं। इस सीरीज में हमारा यह चैप्टर नंबर 14 का वीडियो है। इससे पहले हम आपके लिए 13 चैप्टर के वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। यदि साथियों आपने अभी तक इन पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं। साथियों प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। साथियों अगर हम बात करें इसके पीडीएफ फाइल की तो साथियों इसका पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आइए साथियों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, जिनमें से एक होता है अनवीकरणीय स्रोत और वहीं पर दूसरा होता है साथियों नवीकरणीय स्रोत। कौन सा स्रोत? नवीकरणीय स्रोत। ठीक है। अब साथियों अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? साथियों वे स्रोत जिनके सीमित संसाधन होते हैं। कैसे संसाधन? सीमित संसाधन होंगे और इनका प्रयोग हम बार बार नहीं कर सकते। इनका प्रयोग हम बार बार नहीं कर सकते। वहीं पर साथियों बात करें नवीकरणीय की तो इनके असीमित संसाधन होते हैं। ठीक है। ये असीमित मात्रा में हमारे लिए उपलब्ध होते हैं और इनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। तो आइए साथियों अभी देखते हैं अपने ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है लकड़ी। तो साथियों आप बताइए क्या आप लकड़ी का प्रयोग बार बार कर सकते हो? तो आप बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि साथियों आपने लकड़ी को जलाया, अभी इससे क्या बना साथियों? अभी इससे बना कोयला। क्या बना? कोयला। आप इस कोयले का पुनः उपयोग कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया नवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा का कैसा स्रोत हो गया? नवीकरणीय स्रोत। ठीक है। वहीं पर हम बात करें सूर्य की तो साथियों हमें जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है इसका भी हम बार बार उपयोग कर सकते हैं और यह हमें असीमित मात्रा में उपलब्ध भी है। तो यानी ऑप्शन बी जो है वो भी कैसा हो गया? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो गया। वहीं पर बात करें साथियों हम ऑप्शन सी की यानी जीवाश्म ईंधन की। तो साथियों जीवाश्म ईंधन क्या होता है? वह ईंधन जो जीवों के मृत होने पर, जो जीव मृत हो जाते हैं और वो जमीन के अंदर धंसते चले जाते हैं, उनके सड़ने गलने से और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जिस ईंधन का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। जैसे कि कोयला क्या हो जाएगा साथियों? कोयला हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम भी हो जाएगा कैसा? जीवाश्म ईंधन हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है। अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस की, ये भी क्या हो जाएगा? एक जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। तो साथियों आप बताइए क्या कोयले का आप प्रयोग दोबारा कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि कोयला क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। फिर इसके बाद बात करें पेट्रोलियम की तो साथियों आप पेट्रोल, डीजल या केरोसिन का प्रयोग दोबारा कर सकते हो? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेट्रोल एक बार ही उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। यानी यह कैसा हो गया? यह हो गया हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कैसी ऊर्जा का स्रोत है? यह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। साथियों वहीं पर हम बात करें पवन की तो पवन भी हमें जो है असीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है। और यह कभी भी नष्ट भी नहीं होगी। ठीक है। नवीकरणीय का एक पहचान ये भी होती है जो नवीकरणीय स्रोत होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होंगे। क्या होगा? कभी नष्ट नहीं होंगे। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, अम्लीय वर्षा होने का कारण यह है कि, यानी कि क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए अम्लीय वर्षा जो होती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO2 तथा SO2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण होती है। किसके कारण?
NO2, SO2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण होती है, जिसमें से इसके प्रमुख अवयव कौन से होते हैं? NO2 और SO2 होते हैं। ठीक है, CO2 का इसमें कम रोल होता है। तो अभी देखते हैं अपने ऑप्शन। पहला ऑप्शन है सूर्य वायुमंडल की ऊपरी परतों को तप्त करना आरंभ करता है। तो ऐसी बात नहीं है, ये ऑप्शन हमारा जो है गलत हो जाएगा। जीवाश्मी ईंधनों के जलने पर वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अम्लीय वर्षा क्यों होती है? क्योंकि साथियों जीवाश्म ईंधन जब जलते हैं तो उनसे क्या होता है? कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के क्या बनते हैं? ऑक्साइड। इन्हीं को तो साथियों हम बोलेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड, और क्या बोलेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। तो इन्हीं के कारण तो क्या होता है? अम्लीय वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है, यानी कि इनमें से कौन सा ईंधन जो कि तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होता है? तो साथियों तापीय विद्युत संयंत्र में मान लो जैसे कि ये टैंकर है, क्या होता है? एक टैंकर होता है जिसमें भरा होता है पानी। क्या भरा होता है? पानी। अभी साथियों इस पानी को दी जाती है हीट। क्या दिया जाता है? हीट दी जाती है। तो यहाँ से निकलती है साथियों वाष्प। क्या निकलती है? वाष्प। और यहाँ पर लगा होता है एक टरबाइन। क्या लगा होता है? टरबाइन। ठीक है, इस प्रकार से अब ये भाप जो होती है टरबाइन को घुमाती है और यहाँ से क्या बनता है? विद्युत बनती है। ठीक है साथियों, अभी साथियों यहाँ तापीय विद्युत संयंत्र में आप जो हीट दे रहे थे, इस हीट को देने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? तो साथियों यहाँ पर प्रयोग होता है जीवाश्मी ईंधन का, यानी कि कोयले का। किसका? कोयले का भी प्रयोग हो सकता है। वहीं पर LPG गैस का भी प्रयोग हो सकता है। वहीं पर हम बात करें पेट्रोल का भी प्रयोग हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसका प्रयोग है? जीवाश्मी ईंधन का, जहां पर अधिकांशतः कोयले का प्रयोग होता है। किसका? कोयले का। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है? तो साथियों आपको पता होगा, जैसे कि आपने कोई भी नहर या नदी देखी होगी। क्या देखी होगी? नदी देखी होगी। इसमें भैया क्या होता है? जल होता है और यहाँ पर डैम बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? डैम। तो साथियों यहाँ पर क्या होता है? पानी का जो ऊंचाई होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, बढ़ती जाती है और यहाँ पर कर दिया जाता है एक होल। ठीक है, जहां से क्या निकलता है? पानी। और यहाँ पर फिर से क्या लगा होता है? एक टरबाइन लगा होता है। तो इस पानी से क्या होता है? टरबाइन घूमता है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हम देखते हैं अपने ऑप्शन। तो साथियों पहला ऑप्शन है संचित जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो साथियों इस जल में क्या है? जब आपने डैम लगा दिया, ये जल था गतिज ऊर्जा में, अभी यहाँ पर ये क्या हो गया? रुक गया, तो हो गया स्थितिज ऊर्जा में। किसमें परिवर्तित हो गया? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। और जैसे ही होल किया हमने यहाँ पर और पानी को नीचे गिराया, तो इससे क्या हुआ? यह स्थितिज ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? तो साथियों यहाँ पर हमें ऊर्जा का अंतिम स्रोत बताना है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक है, अभी देखोगे आप जल को, तो अभी आप देख रहे हैं जल का स्तर धीरे धीरे घटता जा रहा है। यानी कहने का मतलब है जो जल है एक दिन समाप्त भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सूर्य की, तो जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक रहेगा सूर्य। ठीक है, यानी कि सूर्य जो है अंतिम स्रोत हो जाएगा ऊर्जा का। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में
किसकी साज सज्जा और उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है? तो साथियों, अगर हम बात करें नाभिकीय ऊर्जा की, तो यहाँ पर जो है पर्यावरणीय प्रदूषण काफी होता है। अभी किस तरीके से होता है? तो साथियों, नाभिकीय ऊर्जा को हम उत्पन्न तो कर लेते हैं और यहाँ पर हमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी मिलती है, फिर भी हम इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं करते, क्योंकि इससे जो ऊर्जा प्राप्त करने में जो अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको हम आसानी से नष्ट नहीं कर पाते। जब हम उनको आसानी से नष्ट नहीं कर पाते तो उनसे हमारे पर्यावरण को बहुत ही नुकसान होता है। यानी कि जो नाभिकीय ऊर्जा होती है यह पर्यावरण को प्रदूषित करती है। वहीं पर हम बात करें तापीय ऊर्जा की, तो साथियों तापीय ऊर्जा भी कुछ हद तक, जैसे कि आपने साथियों हीट दी, क्या दिया? ताप दिया। अब ताप आपने दिया किससे दिया? कोयले से। अब कोयले को जलाओगे, क्या कुछ प्रदूषण वहां से उत्पन्न होगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा। तो यानी कि तापीय ऊर्जा में भी प्रदूषण होता है। अगर बात करें साथियों सौर ऊर्जा की, तो साथियों सौर ऊर्जा में नाम मात्र के लिए क्या होता है? प्रदूषण होता है। यानी कि इसमें बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा में बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? तो साथियों आपने देखा होगा महासागर का जल, अभी इसमें होती है अत्यधिक गहराई। ठीक है, अभी आप देखोगे कि यहाँ पर कई लेयर बन जाएंगी, ठीक है, पानी की। तो आप देखोगे पहली लेयर पर तापमान अधिक होगा, दूसरी लेयर पर उससे कम होगा। जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे महासागर के जल का तापमान कम हो जाएगा। तो अगर हम बात करें महासागरीय तापीय ऊर्जा की, तो साथियों यहाँ पर जो तापीय ऊर्जा होती है वह महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर होने के कारण पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने में प्रमुख समस्या यह है कि, तो साथियों हमने आपको बताया कि नाभिकीय ऊर्जा को हम उत्पन्न तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उसका उपयोग करते हैं तो उसके पश्चात जो भी ईंधन बचता है उसका हम निपटारा नहीं कर पाते, और अगर निपटारा करते हैं तो अत्यधिक हमारे पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान होता है। यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि उपयोग के पश्चात ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करें, यह समस्या हमारे सामने आती है। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर साथियों हम बात करें नाभिकीय ऊर्जा की, तो यह होती है दो प्रकार की। एक होती है नाभिकीय विखंडन ऊर्जा। कौन सी होती है? नाभिकीय विखंडन। यहाँ पर क्या होता है, परमाणु जो है एक से अधिक परमाणु में टूटते हैं और नए परमाणु का निर्माण करते हैं। वहीं पर एक होती है नाभिकीय संलयन। कौन सी ऊर्जा? नाभिकीय संलयन। कौन सी? नाभिकीय संलयन ऊर्जा। यहाँ पर क्या होता है, परमाणु एक दूसरे से क्या हो जाता है, ज्वाइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और नए परमाणु का निर्माण करते हैं। यहाँ पर नए परमाणु के साथ साथ एक भयंकर ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, सौर कुकर का कौन सा भाग पौधघर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो साथियों बात करें पौधघर प्रभाव की, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो साथियों इसमें होता क्या है, इसमें होता है एक कांच का घर। क्या होता है? कांच का घर होता है और इसमें लगाए जाते हैं छोटे छोटे पौधे। ठीक है, इसमें लगाए जाते हैं छोटे छोटे पौधे। अभी साथियों यहाँ पर होता है सूर्य हमारा, और सूर्य का प्रकाश क्या होता है, इस कांच से टकराता है और कांच के अंदर इसकी ऊष्मा प्रवेश कर जाती है। लेकिन इस कांच पे साथियों बाहर की ओर पाई जाती है एक काले रंग की लेयर।
ठीक है, पेंट पाई जाती है काले रंग की। अब ये जो साथियों ऊष्मा होती है, ये अंदर तो पहुंच जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, बाहर नहीं निकल पाती। ऊष्मा अंदर पहुंच गई तो अंदर बहुत सारी हीट बन जाती है और बहुत सारी ऊर्जा जो है एकत्रित हो जाती है। ठीक है साथियों, तो हम बात करें इस पौधघर प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो साथियों इसके लिए उत्तरदायी होती है कांच की शीट, जिसका बना होता है घर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांच की शीट जो है इसके लिए उत्तरदायी होती है। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो साथियों आपको पता होगा बायोगैस का मुख्य अवयव होता है मेथेन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। इसको बोलते क्या है, मार्स गैस। क्या बोलते हैं साथियों, मार्स गैस। अगर हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं दलदली गैस। कैसी गैस, दलदली गैस बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा। साथियों पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा के बारे में हमें कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें सत्य कथन बताना है। तो साथियों आप लोगों ने हो सकता है पवन चक्की देखी हो, अगर पवन चक्की नहीं देखी है तो आपने जो है किताबों में तो पवन चक्की देखी ही होगी। इसमें साथियों क्या लगे होते हैं, पंखुड़ी लगी होती है। अब जैसे ही हवा चलती है, क्या चलती है, हवा चलती है, पवन चलती है, तो ये पंखुड़ियाँ घूमती हैं। जब ये पंखुड़ियाँ घूमती हैं, इससे लगा होता है विद्युत मोटर, जो कि इसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है साथियों, अभी देखते हैं अपने ऑप्शन। तो साथियों फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, वर्षा ऋतु में अधिक होती है उत्पन्न ऊर्जा। अच्छा, पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा वर्षा ऋतु में अधिक होती है, क्योंकि यह नम वायु में होने पर पंखुड़ियों से वायु का अधिक द्रव्यमान टकराता है। तो साथियों ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, मीनार की ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो साथियों ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर मीनार की आप ऊंचाई कर दो ज्यादा, बहुत ज्यादा कर दो, अगर वायु नहीं चल रही है तो क्या पवन ऊर्जा साथियों बनेगी, वहां पर नहीं बन पाएगी ना। तो साथियों पवन चक्की में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो पवन के वेग पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, मीनार के निकट ऊंचे वृक्ष लगाकर बढ़ाई जा सकती है। यानी कि कह रहा है कि मीनार के निकट हम ऊंचे वृक्ष लगा दें तो पवन ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो साथियों जब तक पवन चलेगी नहीं तो पवन ऊर्जा कैसे बढ़ेगी, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, सही प्रकथन चुनिए। तो साथियों पहला ऑप्शन है, सूर्य को ऊर्जा के अक्षय यानी कि जिसका क्षय ना हो असीम स्रोत के रूप में लिया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट बात है, सूर्य को ऊर्जा के असीम स्रोत के रूप में हम ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी, जिसको हम बोल देंगे असीम स्रोत। ठीक है, अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के भीतर जीवाश्मी ईंधन के अनंत असीमित भंडार हैं। तो साथियों अगर जीवाश्म ईंधन के असीमित भंडार होते तो साथियों कोयले की क्या कमी आती। साथियों कहा जा रहा है कि हमारे पृथ्वी पर जो कोयला पाया जाता है वो लगभग 250 से 300 साल में समाप्त हो जाएगा। अगर असीमित भंडार होते तो क्या कोयला समाप्त होता, नहीं होता। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जल तथा पवन शक्ति संयंत्र प्रदूषण ना फैलाने वाले ऊर्जा स्रोत हैं। साथियों इनसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रदूषण फैलता है, किसकी अपेक्षा, सौर ऊर्जा की अपेक्षा इनसे प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहीं पर बात करें नाभिकीय शक्ति संयंत्रों के अपशिष्टों का निपटारा आसानी से किया जा सकता है।
तो ये भी गलत हो जाएगा। हमने बताया क्या आपको, नाभिकीय शक्ति संयंत्रों का अपशिष्टों का आसानी से निपटारा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए। साथियों कहा जा रहा है, मान लो ये है डैम, ठीक है, यहाँ पे कुछ जल भरा हुआ है, ठीक है। अभी हम जल को मान लो जितनी अधिक ऊंचाई से गिराएंगे उतनी ज्यादा जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। ऐसा क्यों होता है? तो साथियों आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है हमारा mgh। ठीक है साथियों, तो h होता है इसके साथियों समानुपाती। कैसा होता है? समानुपाती होता है, यानी कि जैसे जैसे h बढ़ेगी यानी जितनी ऊंचाई से आप जल को गिराओगे उतनी ही क्या बढ़ेगी? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो साथियों देखते हैं अपने ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इससे जल के ताप में वृद्धि हो जाती है। ना जी ना। अभी देखते हैं सेकेंड ऑप्शन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, जैसे ही आप हाइट को बढ़ाओगे वैसे ही स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं ऑप्शन सी, ऊंचाई में वृद्धि होने पर जल में विद्युत की मात्रा बढ़ जाती है। जल में विद्युत की मात्रा नहीं, स्थितिज ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है। गलत हो गया। जल के अधिक अणु आयनों में वियोजित होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, यानी ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। साथियों यहाँ पर हमें असत्य कथन को बताना है। तो अभी देखते हैं अपना फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, खुले स्थानों पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है। तो साथियों ये तो बिल्कुल सत्य बात है। अगर खुले स्थान हैं वहाँ पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जा सकती है। वहीं पर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थितिज ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होती है। तो साथियों यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कहाँ से आ गई? पवनों की गतिज ऊर्जा। किसका? पवनों की, जो हमारे अधिक ऊंचाई वाले स्थान होते हैं वहां पर जो पवनों की गतिज ऊर्जा होती है उस पर पवन शक्ति जो है निर्भर करती है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा असत्य हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि होने वाला है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। तो साथियों फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, हमें अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पर्यावरण शुद्ध हो तथा जैव मात्रा ईंधन भी प्राप्त हो। बिल्कुल सही बात है साथियों, हमें अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है और इससे क्या होगा? पर्यावरण शुद्ध होगा और जैव मात्रा ईंधन भी हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अभी देखते हैं बी ऑप्शन, जब फसलों वनस्पति के अवशिष्टों आदि का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होता है तो जैव गैस उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है, जब वनस्पति और फसलें जो हैं क्या इनके अपशिष्ट जो हैं जमीन में दबते जाते हैं और वहाँ पे एकदम आ जाती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो जैसे ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इनका विघटन होता है तो इससे क्या? जैव गैस उत्पन्न होती है, यानी कि जीवाश्म ईंधन यहाँ से हमें प्राप्त होता है। अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है। नहीं जी, जैव गैस का अभी हमने एक क्वेश्चन में आपको बताया था, जैव गैस का प्रमुख अवयव कौन होता है? मेथेन होता है, यानी CH4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा असत्य हो जाएगा। हम बात करें ऑप्शन डी की, तो जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। बिल्कुल करेक्ट बात है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा असत्य हो जाएगा।
जो कि हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो साथियों इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 14 के भी सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बहुत ही सरल भाषा में समझा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।